नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और टॉपिक है कि अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जिस इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, जिस कॉमर्शियल या डोमेस्टिक प्लेस पे काम कर रहे हैं या किसी भी बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं या इवन उन लोगों के लिए भी जो लोग अपने घरों के अंदर मशीन्स खरीदना चाहते हैं, इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो उनको क्या तैयारी करनी चाहिए, उनको किस तरीके की कंसिडरेशन, किस तरीके का प्रोसेस का यूज़ करना चाहिए मशीन्स को या इक्विपमेंट्स को खरीदने से। दोस्तों मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपना प्यार आपने इस चैनल पे बनाया हुआ है। आप लोग लगातार मुझे मैसेजेस करते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मैं उनका सोल्यूशंस देता हूँ, हम लोग उन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस में आप लोगों को जो तकलीफें आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये सारी चीज़ें हर किसी को आती हैं। जब हम लोग भी काम करते हैं तो कई जगह पर अटक जाते हैं, तो हम लोग उसका डिस्कशन करते हैं। ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है इस चैनल को कंटिन्यूसली रन करने का, इस तरीके का कंटेंट इस पर डालने का। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि आपका माइंड प्रिपरेशन जो है वो आपको करना है, अपना माइंड मेकअप करना है मशीन को खरीदने से पहले, और कुछ पॉइंट्स को आपको कंसिडरेशन में लेकर के आना है कि वो पॉइंट्स अगर आप वो स्टेप प्रोसेस अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, सही सिलेक्शन कर पाएंगे इक्विपमेंट या मशीन का। अब बात करते हैं कि मशीन्स किस तरीके की हो सकती हैं। मैं एग्जांपल दूंगा एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर से लेकर के एक बड़ा डीजी जनरेटर सेट तक, या एक सोलर का पूरा प्लांट, या एक पूरा लॉन्ड्री का सेटअप जिसमें बहुत सारी मशीनें लगती हैं, या मैं बात करूंगा कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी पैनल या फायर लाइफ सेफ्टी के बड़े बड़े इक्विपमेंट जो कि जिनकी कॉस्ट एक 500 रुपये से लेकर के 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक होती है। उस तरीके की मशीन्स को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इवन अगर मैं बात करूं एस्केलेटर्स की, मैं बात करूं एलिवेटर्स की, तो ये सारी चीज़ें इसी प्रोसेस के अंदर आती हैं। ये जो मैं प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं, जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ये कोई भी चीज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे ये हेल्प करेंगे। इनमें से आप किसी भी तरीके का कोई भी इक्विपमेंट या मशीन लेंगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला आपको देखना है, अपना माइंड मेकअप करना है। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि आपको ये मशीन लगानी कहाँ पर है, आपको ये मशीन यूज़ कहाँ पे करनी है, किस जगह पर आपको इसको लेकर जाना है, कौन इसको खरीदना चाहता है, जो इसका बायर है और जो इसका यूज़र है वो कौन है, और ये मशीन्स आपको जो लेनी है इसके लिए आपके पास एक सफिशेंट स्पेस है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि जो मशीन आप ले रहे हैं उसका आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, उसको आपको मॉडल वगैरह उसकी आपको स्टडी करनी होगी, और उसकी सारी हर तरीके की साइजेस, वो कितना बड़ा है, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, कितना ऊंचाई है, किस तरीके से उसको हम रख सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको एक एस्केलेटर लगाना है या आपको एक स्क्रबिंग मशीन लेनी है, तो दोनों की ही पैरामीटर जो है वो सेम है। आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको स्क्रबिंग मशीन चलाने के लिए किस जगह पर है, वो कहाँ पे लेना है, कितना बड़ा एरिया आपको उस मशीन से कवर करना है, आपका माइंड सेटअप क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। और रिक्वायरमेंट के बाद आपको ये देखना है कि वो किस एरिया में आपको, वो जिस एरिया के जो आप सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली उसको मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उस एरिया को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एरिया कहाँ पे वो रखनी है और वो वहाँ आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जिस पर्पज से उस एरिया को कवर करना आप चाह रहे हैं वो उसके लिए सफिशियंट है या नहीं है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि वो मशीन को रखने के लिए आपके पास स्टोरेज स्पेस है या नहीं है। आपने अगर मान लिया एक बहुत 5 लाख की, 6 लाख की एक बड़ी सी मशीन खरीद ली, या एक छोटी मशीन खरीद ली, या कुछ भी है आपने जो खरीदा है, तो क्या आपके पास उसको सेफली रखने की जगह है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास किसी भी मशीन की सेफ्टी और उसको रखने का स्टोरेज नहीं होगा तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसकी वेयर एंड टेयर नहीं होगी प्रॉपर्ली, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी, वो ऐसे खुले में पड़ी रहेगी तो वो कभी भी टूट सकती है, उसके अंदर किसी भी तरीके का ब्रेकेज आ सकता है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई फॉल्ट हो सकता है जो आपको एक बहुत बड़े नुकसान में डाल सकता है। इसके बाद अब एक तीसरा पॉइंट आता है जो इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है और जो आपको इन दोनों पॉइंट को कवर करने के बाद ध्यान में रखना है, वो है बजट। आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो आपने मैंने पहले बताई, इनको कंसिडरेशन करने के बाद अगर आपको कोई मशीन पसंद आती है या कोई ब्रांड पसंद आती है तो वो आपके बजट में आ रही है या नहीं है। ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बजट कितना है आपका। तो आपको ये भी देखना है कि आपका बजट कोई भी XYZ अमाउंट ले सकते हैं, 500, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 हज़ार, वो भी बजट वो आपको देखना है कि, क्योंकि क्या होता है ना, एक ही तरीके की मशीन की कई ब्रांड्स होती हैं।
कोई ब्रांड आपको किसी भी रेट में दे देगी, कोई ब्रांड आपको किसी भी रेट में दे देगी, कोई ब्रांड आपको कोई XYZ अमाउंट, सबके वैरी होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरे बजट में कौन सा ब्रांड आ रहा है, मेरे बजट में कौन से ब्रांड का सेगमेंट आ रहा है। मैं इंडियन मेड ले सकता हूँ, मैं अपनी सेम ओरिजिन कंट्री की मेड ले सकता हूँ, या मैं OEM से ले सकता हूँ, या मैं इम्पोर्ट कर सकता हूँ, या मैं फॉरेन से ले सकता हूँ, या मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रांड अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जो आपके बजट में है आपको उसी सेगमेंट में जाकर के उसमें R&D करनी है, और ये सारे पॉइंट वहीं पे जाकर के इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कि मशीन्स को अब हम लोग खरीदेंगे कैसे, सिलेक्शन कैसे करेंगे, और सिलेक्शन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सिलेक्शन करते वक्त सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रांड आप खरीद रहे हैं वो रेप्यूटेड होनी चाहिए। रेप्यूटेड ब्रांड होने के बाद वो ब्रांड की प्रेजेंस मार्केट में अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उसके सर्विस सेंटर्स मार्केट में प्रॉपरली होने चाहिए, उनकी क्लाइंट लिस्ट आपको चेक करनी है, अच्छे क्लाइंट को वो ब्रांड सर्व करती हो, अपनी सर्विसेज देती हो, अपने टेक्निकल्स जो है वो बेचे हुए हों उन लोगों ने। जिससे कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप एक XYZ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आप LG ब्रांड की ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि उसके सर्विस सेंटर आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बट अगर आप एक ऐसी कोई ब्रांड लेते हैं जो कि बहुत ही न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट के अंदर, उसके सर्विस सेंटर अभी नहीं खुले हुए हैं, वो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस हो सकता है थोड़े दिन बाद मार्केट से ख़त्म भी हो जाए, वो ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक डाउट होता है। बट अगर कोई वेल रेप्यूटेड ब्रांड है जो मार्केट के अंदर काफ़ी समय से टिकी हुई है, तो वो आपको ईजिली ये सारी चीज़ों में हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप इसमें एक मोटा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं। इसके बाद आपको देखना होता है कि जो आपकी मशीन्स हैं उसकी टेक्निकल्स जो हैं, जो उसका टेक्निकल पार्ट है, जो उसके सर्विस पार्ट है, वो किस तरीके से आते हैं, कि कंपनी जो है वो आपको उसका वेयर एंड टेयर कैसे देगी, पहली चीज़। उसकी जो चलाने की क्षमता है, उसका जो यूज़र है वो उसको यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है, आपके पास वो ट्रेंड स्टाफ है या नहीं है। अगर मान लिया कि आपने मशीन ले ली बट आपके पास वो स्टाफ नहीं है उसको ऑपरेटर करने का, उसके ऑपरेटर्स नहीं है, तो फिर आपके लिए वो मशीन बेकार है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि उसकी जो सर्विस एंड मेंटेनेंस और AMC जो एनुअल सर्विस होती है, उसकी कॉस्ट कंपनी आपको क्या दे रही है। उससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मशीन तो आपने खरीद ली, बट आगे आप उसको सर्विस करा पाएंगे, उसकी मेंटेनेंस करा पाएंगे, उसकी मेंटेनेंस में पैसा जो लगने वाला है वो आप वेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई इंपोर्टेड मशीन ले ली, अब उसके पार्ट्स भी सारे बाहर से आते हैं, अब उसके पार्ट्स भी अगर बाहर से आएंगे तो वो हमेशा आपको महंगे मिलेंगे। इंडियन मेड आपने ली, अगर अच्छी ब्रांड ले ली, इंडियन मेड ले लिया, अच्छी R&D अच्छी रिसर्च करने के बाद, तो वही मशीन आपको सस्ती भी मिल जाएगी, और उसके पार्ट्स सपोज कोई ब्रेकडाउन में चलेगा तो वो इंडिया से ही वापस आपको बन के आ जाएंगे। इसमें भी आपको देखना होता है कि जो इंडियन मेड कंपनी है, ब्रांड है, वो उसके पार्ट इंडिया में बना रही है, अपनी ओन कंट्री में बना रही है, या बाहर से ला रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, ब्रांड्स ऐसी हैं जो पूरी की पूरी मशीन्स बाहर से असेंबल कर रही हैं और इंडिया में लाके मेड इन इंडिया का टैग लगा करके उसको असेंबल करके आपको भेज दे रही हैं। बट जब सर्विस का नंबर आता है, सर्विस की बात आती है, तो आपको सर्विस तो वो दे देते हैं टाइम पे, लेकिन उसके पार्ट्स आने या पार्ट्स कोई खराब हो जाता है तो फिर वो आपसे कहेंगे बाद में कि इसका पार्ट्स अब चाइना से आएगा, या US से आएगा, या जर्मन है तो जर्मन मेड है तो जर्मन से आएगा, इटली मेड है तो इटली से आएगा। तो उसमें बहुत सारा टाइम आपका खराब हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी इंडिया की है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रही है और उसका प्रोडक्शन भी इंडिया में कर रही है, उसका असेंबल भी इंडिया में कर रही है, सब कुछ इंडिया में हो रहा है, अगर ऐसी ब्रांड आपको मिल जाती है तो इसमें इससे अच्छी कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो हम सेकंड या थर्ड स्टेप जो है उस पर जाएंगे, देखेंगे कौन नियर बाई और कम टाइमिंग में कौन सी चीज़ बेटर और बेस्ट हमको मिल सकती है, अपन उसको देख सकते हैं। तो आपको क्या मैंने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी आपको मशीन्स सिलेक्शन करते वक्त क्या देखना है, आपको देखनी है कि ब्रांड कैसी है, उसके टेक्निकल्स कैसे हैं, उसकी सर्विस कैसी है, आफ्टर परचेजिंग सर्विस कैसी है, उसका सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ पर है, कितना कॉस्ट उसके ऊपर लग रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो सेफ है या नहीं है। सेफ इन द सेंस कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको चलाने में, उसको ऑपरेट करने में ऑपरेटर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, या आपको बहुत हैवी नॉइस क्रिएट कर रही है, उसका आपको मोटर्स चेक करने, स्पेसिफिकेशन चेक करने, आपको जो चीज़ें आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से सूट करती हैं और अलाउ करती हैं, जिसके आपके पास लाइसेंसेज हैं, आपको वो सारी चीज़ें भी चेक करनी है कि वो मशीन उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने DG जनरेटर खरीद लिया, एक DG जनरेटर जो होता है वो आपकी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट में, बिल्डिंग्स में, आपको जब आपके यहाँ लाइट का कट आउट हो जाता है तो आपको वो जनरेटर से आपको लाइट बिल्डिंग के अंदर दी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है कार्बन एमिशन होता है, तो आपके अंदर बहुत सारा धुआं निकलता है। तो उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ता है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से कितना निकलना चाहिए, कहाँ निकलना चाहिए, उसकी पूरी जो चिमनियाँ लगाई जाएंगी
वो किस तरीके से लगनी चाहिए, उसके ऊपर फ़िल्टर्स कैसे होने चाहिए, उसके अंदर से कितना नॉइज़ निकल रहा है, कितना उसके अंदर से साउंड निकल रहा है, उन सब के नॉर्म्स हैं, उसका क्लीयरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो मतलब मैंने एक आपको जो एक बड़े लेवल पे एक मशीन है उसके बारे में एग्जांपल देकर के बताया, छोटे लेवल में भी आप ये सारे पॉइंट्स कंसीडरेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप होटल के अंदर एक वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका डेसिबल, उसका साउंड, उसका लेवल कितना है और वो वहाँ पे जहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ के लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो आपके कस्टमर एरिया के लिए, गेस्ट एरिया के लिए कैसा है। डोमेस्टिक के लिए अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे घर में होते हैं, बुजुर्ग घर में होते हैं, मेड आपकी जो है वो काम कर रही होती है, तो वो मशीन्स को किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या घर के लिए वो सुटेबल है या नहीं है, उस एरिया के लिए सुटेबल है या नहीं है, वो सब भी आपको देखना है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे लास्ट और थर्ड पार्ट की कि इसमें हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स और कंसिडरेशन करने होते हैं। ये मैं वीडियो को रैप अप करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ये देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। कोई ऐसा सर्टिफिकेट मशीन को चलाने के लिए नहीं होने चाहिए जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें लेना है। अगर लेना है तो ईजिली मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है या वो अलाउड नहीं है, ऐसा बहुत कम मशीनों के साथ होता है, तो वो सब भी हमें चेक करना है। सर्विस सेंटर्स मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, बहुत आराम से ऑन द स्पॉट सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि मशीन जो है वो आप मूव नहीं कर सकते, आपको लॉजिस्टिक देखना होंगे कि मशीन आप जब ले रहे हैं तो वो लॉजिस्टिक जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ तक आ सकती है नहीं आ सकती है। आपको बिल्डिंग के अंदर के स्पेस देखने होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मशीन खरीद ली और उसके बाद मशीन आ गई, आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको लग रहा है कि ये मशीन तो इस कमरे के अंदर या इस स्पेस के अंदर फिट ही नहीं हो सकती, इस बिल्डिंग के अंदर घुस ही नहीं सकती, या आपको मशीन थर्ड फ्लोर पे ले जानी है, फोर्थ फ्लोर पे ले जानी है और आपके पास कोई जगह ही नहीं है ले जाने के लिए, ना आप स्टेयर्स से ले जा पा रहे हैं, ना आप क्रेन से ले जा पा रहे हैं। तो वो सब भी आपको मशीन खरीदने से पहले देखना है। मशीन के ऊपर ओवरऑल कितना खर्चा आ रहा है लेने से पहले और लेने के बाद, वो सब भी आपको देखना है। मशीन की मार्केट वैल्यू क्या है, आफ्टर परचेज मार्केट वैल्यू, अगर आप मशीन को परचेज करने के बाद कभी सेल करना चाहते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो भी आपको चेक करनी है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप चेक करते हैं और इसके बाद मशीन को लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका पैसा भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा और आपके प्रोडक्शन में जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो बहुत हाई लेवल पे चली जाएगी और आपको, आपके कस्टमर्स को, आपके जो भी प्रोडक्ट यूजर्स हैं उनको और आपके ऑपरेटर को, वो सब लोग सेफ रहेंगे और उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना फीडबैक जरूर मैसेज बॉक्स में लिख कर मुझे भेजें। आप और क्या देखना चाहते हैं वो टॉपिक्स बताएं, हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे कि चैनल आगे ग्रो करता रहे और आप लोगों के पास तक ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही टॉपिक्स आते रहें। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसा भी कर रहे हैं, सब लोग बहुत मज़े करिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं एक अगले नए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के साथ। बाय बाय।